हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बा सबके? ठीक ठाक। चलो, पिछला वीडियो में हम लोग समझे थे कूलम के नियम के बारे में। कूलम का नियम क्या होता है ना? तो इसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि दो स्थिर और बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युतीय बल होता है वो दोनों परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम लोग कूलम के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। एक का फॉर्मूला आया था K/Q2/R²। अब हम लोग आगे देखेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत इस तरह से मान लीजिए चुंबक है, तो चुंबक के चारों तरफ क्षेत्र होगा ना, तो इसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उसी तरह यदि आवेश होगा तो आवेश के चारों तरफ क्या हो जाएगा? विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका परिभाषित कैसे करते हैं? किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें विद्युतीय बल अनुभव किया जाता है, इसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर पढ़ते हैं लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसको सूचित करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, कैपिटल ई इक्वल टू होता है F/Q, अर्थात प्रति एकांक धन आवेश द्वारा जो भी विद्युतीय बल अनुभव किया जाता है उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा Q/R²। चूंकि F इक्वल टू होता है K/Q1/Q2 कितना R², तो एक Q ऊपर और एक Q नीचे कैंसिल हो जाता है, तो बस एक आवेश बच जाता है, एक K बच जाता है और एक R² बच जाता है। इस तरह से विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जाता है K/Q/R²। क्लियर? और फिर पूछता है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मतलब क्या होता है। देखिए, चूंकि हम लोगों को पता है कि जो बल होता है इसका मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यदि हम बीमा की बात करें तो आसानी से आप सब बता सकते हो, बल है ना, तो बल का बीमा क्या होता है? M/L(T⁻²) होता है, और y आवेश का बीमा होता है AT। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप सब तो आ जाएगा कितना? M/L(T⁻²). अब देखिए यहाँ पर -2 है ना, और यहाँ पर एक ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, और a के पावर कितना आ जाएगा? -1। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आवेश के बीमा जो होता है AT भी दिया जाएगा और कहीं कहीं IT भी दिया जाता है। तो या तो एक चेंज कर दीजिएगा आप किसमें? I में, तो क्या आ जाएगा? M/L(T⁻³ और I के पावर कितना? -1। और सब याद कैसे रखिएगा? 1131 के नाम से। कैसे? 11 और 31 के नाम से हम लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ पूछता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कौन सी राशि होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि बल इसमें आया है ना, और बल जो होता है ये कौन सा राशि होता है? सदिश राशि होता है। इसी कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जो होती है वो क्या हो जाती है? सदिश राशि हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ यदि आपको क्वेश्चन में दिया जाए, एक आवेश दे दिया जाए ना, और से पूछा जाए कि R दूरी पर बताइए E का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सब सिंपल बताइएगा क्या? K/Q/R²। ठीक है, किसी भी आवेश से जितना दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होती जाती है। अरे आप सब सिंपल समझ सकते हो, यदि कोई भी चुंबक है ना, तो चुंबक के हम लोग जितना नजदीक रहते हैं बल उतना ही ज्यादा लगता है, और जैसे जैसे हम लोगों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे बल भी क्या होते हैं? घटने लगता है। सेम वही बात है ना, जितना नजदीक रहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही ज्यादा, और जितना दूर चले जाएंगे उतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्वेश्चन देता है कि जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, तो किसके उल्टा? R² क्या होता है? उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा आप सब। फिर देखिए आगे हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहने का मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र को आसानी से समझने के लिए हम अपने द्वारा एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। इसी रेखा का नाम क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं।
ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है वो देखिए क्या क्या होती है ना, और उनके गुण क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला गुण हम लोग जानते हैं कि जो भी धनात्मक आवेश होता है उनसे विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और ऋणात्मक आवेश की तरफ आती हुई दिखाई देती है। मतलब क्या, यदि हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण का अध्ययन करें तो सबसे पहला जो गुण होता है धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक है। जो दूसरा गुण है इसका, ऋणात्मक आवेश में अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। ठीक है। साथ ही साथ यदि दो समान आवेश एक जगह हो जाए तो इनकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी ना एक दूसरे को विकर्षित करती हुई दिखाई देती है। देख रहे हैं, इसको तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाकर क्या होती है, विकर्षित होती है। ठीक है। इसको अच्छा से ध्यान रखिएगा, कारण 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि समान आवेश द्वारा क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं को प्रदर्शित करें, तो सेम आपको दिखा देना था, यही क्या हो जाता, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाता समान धनात्मक आवेशों द्वारा। चौथा जो हमारा गुण होता है ये कहता है कि यदि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक जगह हो जाए तो इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि प्लस से निकलेगा ना और माइनस पर जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हुए दिखाया जाता है। ठीक है। प्लस माइनस एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देती है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यदि इस विद्युत क्षेत्र रेखा का किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युतीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अर्थात यदि हम कोई धनात्मक आवेश को यहाँ पे ला दें तो क्या करेगा, ये अपने से दूर भगाएगा। ठीक है। तो किसी भी बिंदु पर जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे उस बिंदु पर विद्युतीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर खींचेंगे तो ये यहाँ दिशा हो जाएगा, यहाँ पर खींचेंगे तो कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे दिशा हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग दिशा होती है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि एक निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की एक ही दिशा होती है, एक बिंदु पर दो दिशा नहीं संभव है। ठीक है। अगला गुण होता है 5 नंबर, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यदि क्वेश्चन पूछे क्या बंद लूप का निर्माण करता है, बंद लूप कहने का मतलब जो दिशा आ रहा है ना ये दिशा कंटिन्यू होना चाहिए। तब सब यहाँ पे देखिएगा कि ऊपर की दिशा ऐसे है और नीचे की दिशा कहाँ है, ऐसे ही देख रहे हैं। लेकिन बंद लूप के लिए तो दिशा ऐसा होना चाहिए ना, जो कि ना, इसका मतलब क्या हम लोग समझे कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है ये बंद लूप का निर्माण, बताइए, बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। ठीक है। साथ ही साथ अगला जो इसका प्रॉपर्टी है 6 नंबर ना, देखिएगा यहाँ पर, चाहे मिटा के फिर बताते हैं ऊपर। देखिए जो 6 नंबर इसका गुण है ये क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों? यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु पर होगा ना इस पर दो को दिशा देगी। देखिए ये जो रेखा है विद्युत क्षेत्र रेखा, इस पे दिशा खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा और इस बिंदु पर खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अर्थात यदि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही बिंदु पर कितना दिशा मिलेगा, 2 मिलेगा। और अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि एक निश्चित बिंदु पर एक ही दिशा होती है, इसी कारण से ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है।
ठीक है। साथ ही साथ आप लोग ये भी बात ध्यान रखिएगा, वो भी गुण ही है कि कोई भी धातु का चालक हो, खोखला हो, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, ठीक है। इसी कारण से यदि कोई भी पदार्थ जो कि विद्युत के संपर्क में आने से खराब होने लगता है, उसको हम लोग उठा के क्या करते हैं, किसी भी धातु चालक सतह के अंदर रख देते हैं, जिसके कारण ये बाहरी विद्युत क्षेत्रीय प्रभाव से बच जाता है। इस घटना को पता है किस नाम से जानते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या? विद्युत परिरक्षण प्रभाव। विद्युत परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत परिरक्षण क्या है, तो आप सब सिंपल बता दीजिएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि विद्युत के संपर्क में आने से क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, अतः उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी धातु सतह के अंदर रख देते हैं, चालक धातु सतह के अंदर रख देते हैं, जिसके कारण वो बाहरी विद्युत प्रभाव से क्या होते हैं, बच जाते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, विद्युत परिरक्षण कहलाती है, ठीक है। साथ ही साथ यदि कोई भी धातु सतह हो ना, धातु सतह, तो हमेशा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है इस पे लंबवत होती है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हो हमारा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानते हैं इसको। ये क्या होता है कि इसमें दो आवेश होता है, अंतर इतना ही होता है, वो प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है। छोटा छोटा दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा इसको लिखते हैं, बड़ा सा फिगर डालते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आवेश है प्लस क्यू, एक आवेश है कितना, माइनस। किसी को माइनस किसी को प्लस कर सकते हैं आप सब, ठीक है। इसको बहुत ही छोटा दूरी पर रखना है, दोनों के बीच की दूरी होने कितना मानी है, आर, ठीक है। यही जो व्यवस्था हुआ ना, इसी व्यवस्था का नाम है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब क्वेश्चन पूछा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो सब सिंपल सा बताइएगा कि समान परिमाण, देखिए परिमाण तो समान है ना, प्लस की माइनस की, लेकिन प्रकृति क्या है, अलग अलग है, विपरीत प्रकृति है। प्लस है तो दूसरा माइनस है, और ये अल्प दूरी पर स्थित है। इसी को मिला दीजिएगा तो परिभाषा हो जाएगा। मतलब क्या, यदि दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो यही व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है, ठीक है। अब पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो जैसे ही इसमें आघूर्ण लग जाएगा ना, ये फार्मूला दे देगा जिसको सूचित करते हैं पी से, ठीक है। पी जो होता है ना, कहता है कि आवेश का परिमाण, आवेशों के परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तब सिंपल बताइएगा कि विद्युत द्विध्रुव में ना आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर बताइए कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप सब एसआई मात्रक इसका सिंपल बता सकते हैं। बताइए, आवेश का क्या जानते हैं, कूलम, और दूरी का क्या जानते हैं, मीटर। अर्थात इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलम मीटर हो गया। फिर पूछता है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये कौन सा राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो बाबू ये राशि जो होता है ना, सदिश होता है, और इसकी जो दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होती है कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, तो माइनस निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ, ठीक है। इस पर सिंपल सा क्वेश्चन क्या आपसे पूछ सकता है न्यूमेरिकल टाइप, कि दो आवेश हैं जिनके परिमाण है, एक का माइनस +5 माइक्रोकूलम कर देगा, दूसरे का -5 माइक्रोकूलम कर देगा, उनके बीच की दूरी मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर दे देगा। अब बोलेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताइए, आप सब आसानी से बता सकते हैं। और ये भी तो फॉर्मूला देखे है ना, कि आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की क्या दूरी। एक कंफ्यूजन होगा कि सर
इसमें माइनस वाला रखेंगे कि प्लस वाला रखेंगे ना, तो ध्यान से यहाँ पर परिमाण की बात करेंगे तो माइनस प्लस से मतलब नहीं है। यदि माइनस वाला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। इस समस्या के निदान के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे मोड लगा देंगे और जो मन करे वो रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर चूंकि P इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बाबू, Q गुना R जानते हैं ना। Q का मान कितना है, 5 माइक्रो कूलम। चूंकि बाबू माइक्रो जो है हमारा ऐसा मात्रक नहीं है, तो 1 माइक्रो में होता है 10⁻⁻6, इसलिए इसमें गुना करना पड़ेगा हमको। कितना, 5 गुना 10⁻⁻6 क्या कूलम हो गया। और ध्यान दीजिए सेंटीमीटर भी दूरी का ऐसा मात्रक नहीं होता है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए -2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 10⁻²। अब लाकर रखिए यहाँ पर, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 गुना कितना 10⁻⁻6 और गुना कितना 2 गुना 10⁻²। 5 गुना 10 और 10 के पावर कितना -6 और -2 कितना हो जाएगा बाबू, 10⁻⁻7। अर्थात 1 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7। मात्रक क्या बाबू, कूलम और मीटर। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग हल्का सा फास्ट चल रहे हैं, इससे घबराइएगा लोग मत, कारण कि ये जो हमारा कोर्स चल रहा है रिवीजन क्लास है। ठीक है, वैसे जब हम पढ़ाए थे इस सारे टॉपिक को तो पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है, ठीक है ना, लेकिन कम समय में चूंकि हमें पूरा रिवीजन करना है तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। वैसे जहाँ भी दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। और रहा इसका PDF की बात, तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी उसका लिंक दे देंगे, वहीं पे उसका PDF पड़ा हुआ है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। बस आप केवल समझते चलिए हमारे साथ। और देखिए जो विद्युत द्विध्रुव है ना, ये हम लोग विभिन्न केसों में निकालेंगे ना। किन केसों में निकालेंगे, देखिए आप सब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में समझते हो, नहीं समझते हो, चलिए समझाते हैं। देखिए एक प्लस क्यू हो गया, एक कितना हो जाएगा -q हो गया, यही ना, चाहे पहले ही -q कर दीजिए, अब बाद में +q कर दीजिए। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं कि जो r था ना पहले, अब हम लोग l और l में डिवाइड कर देते हैं, ताकि इनके बीच की दूरी अब कितना हो जाएगी, 2l हो जाएगी। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन होता है। एक होता है इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को बोलेंगे अक्षीय स्थिति। एक होता है ठीक इनके बीचों बीच मिलाने वाली रेखा जो लंबवत जाती है, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। जो अक्षीय स्थिति पर मान लीजिए कि केंद्र से हमें r दूरी पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फॉर्मूला हम सीधे लिख देते हैं 2kp या बटा में कितना r का क्यूब। p क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, अभी जो हमने बताया हुआ था। e कहाँ पे आया, अक्षीय पर आया। ठीक है, e अक्षीय। अब e निरक्षीय हम निकालेंगे, ई निरक्षीय ठीक इसका आधा आता है, कितना आ जाएगा, kp या बटा में कितना r3। ये भी प्रूफ के द्वारा आता है, पहले ही बताया, लेकिन टाइम नहीं है जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। अच्छा, वही हम लोग ज़्यादा बता डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आपका आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान समझिए। तो अक्षीय भी कितना 2kp बटा r3 और निरक्षीय भी कितना kp बटा r3 होता है। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन कि ई अक्षीय और ई निरक्षीय का अनुपात बताइए। तो सब नहीं बता दीजिएगा, आसानी से बता दीजिएगा। कितना होता है, 2kp या बटा में कितना r3 होगा, बटा में बाबू कितना kp और बटा में r3 से r3 कैंसिल, kp से kp कैंसिल, कितना हो जाएगा 2/1 अर्थात 2:1। तो ध्यान रखिएगा, कभी अक्षीय पहले पूछ देता है और कभी निरक्षीय पहले पूछ देता है। तो अक्षीय पहले पूछे तो अक्षीय वाला ऊपर और निरक्षीय वाला नीचे, तो 2:1। यदि क्वेश्चन पूछे कि ई निरक्षीय और ई अक्षीय का अनुपात, मैं निरक्षीय को पहले कर दिया, निरक्षीय को पहले कर दिया और अक्षीय को बाद में कर दिया, तब आप सबका आंसर हो जाएगा 1:2। ये पलट जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखेंगे यहाँ पर किसके व्युत्क्रमानुपाती, r3 क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए।
आवेश वितरण। आप आवेश वितरण के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो? देखिए आवेश वितरण मतलब हुआ ना, वितरण का मतलब होता है बांटना, अर्थात आवेश को हमें क्या करना है, बांट देना है। और बांटेंगे तो हम लोग किसी सतह पर ना बांटेंगे, आदमी को तो आवेश देंगे नहीं, आदमी आवेश लेके क्या करेगा ना। तो आवेश को विभिन्न सतहों पर बांटना ही क्या कहलाएगा, आवेश वितरण कहलाएगा। और जो आवेश वितरण होता है ना, हम लोग 3 तरीका से करते हैं। कितना तरीका से करते हैं? 3 तरीका से करते हैं। पहला हम लोग क्या करेंगे, किसी एक रेखा पे बांट देंगे। दूसरा नंबर पे क्या करेंगे, किसी सतह पर बांट देंगे। और तीसरा नंबर में क्या करेंगे, हम लोग किसी भी सतह नहीं, किसी भी बोर्ड, जैसे गेंदा हो गया, पूरा गेंदा पर बांट देंगे, मतलब गेंदा के पूरा आयतन में फैल जाएगा। अर्थात आवेश को बांटने की प्रक्रिया कितना, 3, जिसका नाम क्या क्या है। पहला जो नाम है, इसका नाम है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व, इसको बहुत सोच करते हैं लैम्डा से। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि आवेश को लाएंगे, ठीक है, और इस पर पूरा बांट देंगे, बांट दिए, जिसकी लंबाई है बड़का ए, ठीक है। तो रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है क्या, Q और बटा में L, अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर जो भी आवेश की मात्रा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। इसका ऐसा ही मतलब बता दीजिए आप लोग, ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा, देख लीजिए। आवेश का ऐसे मतलब कूलम, और लंबाई है, लंबाई का मतलब क्या, मीटर, अर्थात इसका ऐसे मतलब क्या हो गया, कूलम मीटर। यदि आपको बीमा निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। आवेश का बीमा क्या, AT चाहे IT, और लंबाई का बीमा L, L ऊपर जाएगा तो L के पावर -1, फिर T, फिर कितना A ना, M नहीं है तो M 0 लगा लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा हमारा है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ कहिए या चाहे तलीय कहिए, तल भी तो कहते हैं इसको। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई सतह है ना, इस पे हम जब चार्ज को बांटेंगे तो क्या करेगा, अपना पूरा सतह में वितरित कर देगा, ठीक है। चूंकि घनत्व है तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q बटा A, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। इसका ऐसा ही मतलब बता दीजिए, ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा बताइए। आवेश का ऐसे मतलब कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, दोनों ही आपसे बता सकते हो ना। AT और बटा में कितना L2, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, L के पावर -2, पहले T लिखते हैं फिर A लिखते हैं, और M नहीं है तो L के पावर कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा के तब बताते हैं। सेम बाबू जिस तरह से हम लोग क्या किए, सतह पर बांट दिए, एक रेखा पे बांट दिए, उसी तरीका से हम लोग किससे बांटेंगे, पूरा आयतन पे बांट देंगे, ठीक है। गोला है, इसने क्या किया, आकर के Q आवेश को बांट दिया। अब ये क्या करेगा, पूरा जितना भी इसका आयतन है सब तरफ वितरित हो जाएगा, हो गया। तीसरा नंबर है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व लिख लीजिएगा, इसको सूचित करते हैं रो से। रो इक्वल टू होता है Q बटा V, अर्थात इसको परिभाषित कैसे करिएगा, प्रति एकांक आयतन में जो भी आवेश की मात्रा होगी, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। ओके बाबू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।